हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है द हिंदी हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल में। आपको पता नहीं होगा, लेकिन लोग मेरे चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि मैं हर रोज़ एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। क्योंकि आप जैसे हिंदी हॉरर स्टोरीज लवर्स के लिए मेरे चैनल पर हर दिन एक नई कहानी अपलोड करनी पड़ती है। क्योंकि आप जैसे लवर्स के लिए मैं हर रोज़ एक कहानी अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। तो आज की कहानी हमें जिन्होंने भेजी है उनका नाम है आदित्य, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। आदित्य जी ने मुझे ये कहानी इंस्टाग्राम पर मेंशन की थी, जिसमें उन्होंने अपनी आपबीती बताई है। और एक बात कि उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि आप मेरे नाम को हाइड रखिए ताकि मुझे भी परेशानी ना हो। तो चलिए मैं आगे बताने वाली कहानी आदित्य जी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सुनाऊंगा। हेलो, मेरा नाम आदित्य है। मैं आपको जो कहानी बताने वाला हूँ वो दरअसल मेरे साथ और मेरे एक फ्रेंड के साथ घटा है, जिसके बारे में अगर आप सुनोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि ऐसी कहानियों पर भरोसा करना मतलब अपनी हथेली पर जान लेकर घूमने जैसा है। मैं और मेरा फ्रेंड बचपन से एक दूसरे के लिए बहुत अच्छी तरीके से समझ बूझ कर रहते थे। क्योंकि मेरा दोस्त मुझे हमेशा कहता था कि यार तू जहाँ भी जाएगा मैं वहाँ पर तेरे साथ ज़रूर होऊंगा। एक दिन मुझे सुबह सुबह मेरे माँ बाप ने 7 बजे उठाया और मुझसे एक ऐसी बात कही कि उस दिन के वजह से ही मैं आज भी तक जी नहीं पाता। क्योंकि उस दिन मेरे माँ बाप ने मुझे बताया कि तेरा जो दोस्त था वो राहुल, वो इस दुनिया में अब नहीं रहा। लेकिन एक बहुत रहस्य की बात थी कि मेरे माता और पिताजी ने मुझे ये नहीं बताया कि राहुल की आखिर मौत कैसे हुई। वो एक मेरे लिए रहस्य था। मैंने अपने पापा से और माँ से बहुत बार पूछा कि माँ, राहुल जी की मौत कैसे हुई। राहुल मेरा बहुत अच्छा दोस्त था माँ, आप मुझे क्यों नहीं बताते कि उसकी मौत आखिर कैसे हुई। तो मेरी माँ मुझसे कहती, तुम्हें उससे क्या लेना देना है बेटा, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और जो हुआ वो भूल जाओ। तो एक दिन मैं ऐसे ही लेटा था, मुझे पता नहीं, लेकिन रात के लगभग 8 या 9 बज रहे थे। हमारे यहाँ खाना 7:30 या 8 बजे ही खाते हैं। मैं महाराष्ट्र के नागपुर से रहता हूँ। हमारे यहाँ खाना बहुत जल्दी खाया जाता है। इसलिए मैं रात के 9 बजे अपने बेड पर लेट गया। ना जाने क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे आसपास है। जैसे कि मुझे मेरा दोस्त राहुल कहता था कि मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा मेरे दोस्त। मुझे उसकी याद और उसकी बातें मुझे बहुत सताने लगी। तो मैंने अपने बेड से उठकर अपने माँ के पास गया और माँ को बोला कि माँ, मुझे राहुल की बहुत याद आ रही है माँ, मैं क्या करूँ। तो मेरी माँ ने मुझे अपने गोद में सुलाया और कहा, कोई बात नहीं बेटा, ये दोस्तों का प्यार भी ऐसा ही होता है। उस दिन तो मैं अपनी माँ के गोद में ही सो गया। लेकिन दूसरे दिन जब मैं सोने गया तो मैं मेरी नींद मतलब मेरी आँख ऐसे लगी कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। लगभग मेरी आँख रात के 2 बजे खुली तो मैंने देखा कि मेरे पूरे बेड पर सिर्फ मैं अकेला ही सोता हूँ। लेकिन मेरे बगल वाली जो चादर थी वो कुछ इस तरीके से हवा में लहर रही थी जैसे उस चादर के अंदर कोई सोया हो। मतलब कि उसका सिर, उसके पैर, उसका पेट, सबका सब मुझे ऊपर से बिल्कुल सही ढंग तरीके से दिखाई दे रहा था। अब मेरे दिल में मौत की घंटा बज रही थी। यह आखिर कैसे हो सकता है। मेरा पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। अब बात यह थी कि आगे क्या किया जाए। मैं उस बेड से नीचे भी उतर नहीं पा रहा था। फिर भी हिम्मत करके चुपचाप बेड से उतरकर अपने दरवाज़ा खोलते ही अपनी माँ की बेड मतलब माँ की खेलने की तरफ भाग गया और माँ को सारी बात बता दी।
तो माँ ने कहा, कोई नहीं बेटा, तुमने एक बुरा सपना देखा होगा। तो मैंने कहा, नहीं माँ, मेरे कमरे में सच में कोई है। जब मेरी माँ मेरे कमरे में आई तो उन्होंने भी देखा कि वहाँ पर तो कोई नहीं है। तो उन्होंने डांट लगाई कि देखो, रात में ऐसा मजाक मत किया करो, कोई भी नहीं, पर तुम ऐसा मजाक किया ही मत करो। वो मुझे डांट कर वहाँ से चली गई। लेकिन थोड़ी देर बाद मेरी माँ ने भी महसूस किया कि जैसे उन्होंने मुझे अपने कमरे में धक्का दिया, मैं एक उस चेयर से ठिठुर कर गिरने ही वाला था कि किसी ने मुझे हवा में कैच कर लिया, मतलब मुझे गिरने ही नहीं दिया। ये देखकर अब मेरे माँ को भी ये भरोसा हो गया कि उसके कमरे में कोई ना कोई है। दूसरे या तीसरे ही दिन मेरे माँ ने उनके गांव से कोई भविष्यवाणी बताने वाले ब्राह्मण जी को लेकर आई। तो ब्राह्मण जी ने कमरे में घुसने से पहले ही बताया कि कोई ऐसी आत्मा है जो इस बच्चे के साथ किसी को बुरा तो करने नहीं देगी, लेकिन अगर कोई इस बच्चे को डांटे भी तो वो उसकी जान लेने के लिए भी आगे पीछे नहीं देखेगा। तो जब मेरी माँ ने उस पंडित जी से पूछा कि आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है पंडित जी, तो पंडित जी ने कहा कि ये दोस्ती की शक्ति है, क्योंकि एक ऐसा दोस्त है जो मरने के बाद भी इसके साथ रहता है। उसके बाद मेरे बेटे ने पंडित जी से भी पूछा, मतलब कि मैंने, कि पंडित जी, मेरे दोस्त को क्या हुआ था, मुझे आज तक कोई बता नहीं सका। तो पंडित जी ने कहा कि बेटा, तुम्हारा दोस्त और तुम जब स्कूल से वापस आ रहे थे तो तुम्हें पता होगा कि तुम दोनों एक ऐसा आइसक्रीम के स्टॉल पर रुके हुए थे जहाँ पर तुम दोनों ने आइसक्रीम खाई, और उसके बाद तुम्हारा दोस्त ने तुम्हें कहा कि चलो आदित्य, मैं तो निकलता हूँ। और जैसे तुम अपने घर की तरफ मुड़ गए, उसी उसी आइसक्रीम के ठेले पर दो काला जादू करने वाले आइसक्रीम के पास खड़े थे। उन्होंने, मतलब कि उन्हें एक बच्चे के अंदर जो खूबियाँ चाहिए थी अपना काला जादू पूरे करने के लिए, वो खूबियाँ उन्हें राहुल में पूरी दिखी। उन्हीं ने उसे राहुल को ले जाकर अपनी जो भी उनका भगवान है उसकी बलि चढ़ा दी थी, जिसका कि बस सर ही मिला था राहुल का। इसीलिए ये बात उसके माँ बाप राहुल आदित्य को नहीं बता रहे थे। यह सब सुन के आदित्य बहुत रो पड़ा और उसने पंडित जी से कहा, क्या मेरा दोस्त मुझे सुन सकता है? तो पंडित जी ने कहा, हाँ हाँ आदित्य, तुम्हारा दोस्त यही खड़ा है, तुम उससे बात भी कर सकते हो। तो वो वो मुझे महसूस तो नहीं हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ना जाने क्यों क्यों ऐसा लग रहा था कि राहुल मेरे आसपास ही कहीं है। पंडित जी ने कहा, बेटा, यह बस तुम्हारे साथ किया हुआ वादा पूरा करने वाला है। तो मैंने कहा, नहीं पंडित जी, हर एक आत्मा की यही इच्छा होती है कि उसे मुक्ति प्राप्त हो। इसलिए पंडित जी ने भी आए देखा ना ताओ, राहुल की आत्मा को 10 सेकंड के अंदर ही मुक्त कर दिया, मतलब उसे मुक्ति दिलवा दी। और उसकी जो राख थी उसे हमने गंगा में बहा दिया। हमें काले जादू वालों से ये पता चला था कि उसके राहुल की जो बची हुई राख और हड्डियाँ थी वो उन्हीं के पास सड़ी हुई पड़ी थी। वहाँ जाकर हमने उन सारे हड्डियों को लिया और उन काला जादू करने वालों को भी पुलिस से पकड़वाया, और उन हड्डियों और चमड़े को जलाकर जो राख होती है उसे पंडित जी ने एक मेरे माथे से थोड़ी लगाई और बाकी का किसी पवित्र गंगा नदी में उसका स्थापन करवाया। जिस दिन से मुझे राहुल का कभी अफसोस ना हुआ, ना उसकी कोई महसूस हुई। तो दोस्तों, ये थी मेरी और राहुल के बीच किसी एक ऐसी दोस्ती जिसने एक बड़ी सी मिसाल खड़ी कर दी कि मरने के बाद भी कोई दोस्त अपने दोस्त को नहीं भूल सकता। तो अगर दोस्त जिंदा हो तो वो अपने दोस्त को क्या भूलेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की दूसरी कहानी हमें भेजी है संकेत वाघमारे जी ने, जो कि मध्य प्रदेश के कित्तूवाला गांव से बिलोंग करते हैं। जिनका कहना है कि आज से लगभग 8 साल पहले मेरे साथ ये घटना घटी थी,
जो मैं आज आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। और आखिरी में आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं संकेत जी की कहानी की ओर। और आगे बताने वाली कहानी मैं आपको संकेत जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा, मतलब कि उनकी कहानी को अपनी आवाज़ दूंगा। हेलो, मेरा नाम संकेत वाघमारे है और मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मैं आपको जो कहानी बताने वाला हूँ वो लगभग 10 साल या 12 साल पुरानी है। और मेरी उम्र अभी लगभग 44 साल है, मतलब 44 साल मेरी उम्र हो चुकी है। और 10 साल यानी कि 34 या 32 साल पहले की एक कहानी है, मतलब कि 32 साल उम्र की कहानी। दोस्तों, हमारे गांव में ऐसा कहा जाता था कि एक ऐसा भेड़िया हमारे गांव में आता है जो आधी रात में एक भयंकर भेड़िया बन जाता है और दिन में वो किसी इंसान का रूप लेकर हम ही के साथ घूमा करता है। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि कोई ऐसा भी होगा जो हमारे साथ दिन भर गप्पे लड़ाए और रात को हम ही के जान का दुश्मन बन जाए। तो हमारे गांव वालों ने बहुत बार मिलकर चंदा इकट्ठा करके किसी बाहर वाले बड़े शिकारी को बुलाया था, लेकिन कोई भी शिकारी उसे मार नहीं पाया था। फिर जाकर हमें एक ऐसा शिकारी मिला जिसने अब तक पूरे 11 ऐसे भेड़िया मानवों को मार गिराया था। लेकिन हमें ये बात बहुत सह रही थी कि उसने एक दिन जब जंगल में सैर मारी उस शिकारी ने, तो उसने कहा कि अभी तक उसने जितने भी भेड़िया मारे हुए उनमें से सबसे शक्तिशाली भेड़िया यही है, क्योंकि आज तक उसने भी ऐसे भेड़िए को कभी मारने का कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं किया था। क्योंकि उसने जो हमें बातें बताई उनके हिसाब से ये एक ऐसा भेड़िया था जो कि अपने साइज और ताकत से बहुत बड़ा था। इसलिए उन्होंने एक जाल लगाया, मतलब कि उन्होंने एक ऐसी जाली तैयार की जिसमें वो भेड़िया फंस सके। और हमारे यहाँ गांव वालों ने भी, हमारे गांव में भी दो टीमें थी, मतलब सरपंच जी की एक और उप सरपंच जी की एक। और मैं उप सरपंच जी के टीम की तरफ से था और हम ही ने उस शिकारियों को हायर किया था। और जो सरपंच जी के टीम की तरफ से जो शिकारी आए थे वो भी उसी भेड़िए को पकड़ने के लिए आए थे। और उन दोनों टीमों को मिलकर गांव वालों ने एक बड़ा सा इनाम रखा था कि इन दो टीमों में से जो सबसे पहले उस भेड़िया को खात्मा करेगी उस टीम को हम लगभग 39 लाख रुपए जो तोहफा लगाया है वो हम उसी टीम को दे देंगे। तो हमारी टीम बहुत ब्रांडेड और बहुत ही मशहूर टीम थी। तो हमने ठान ली कि टीम तो हमारी ही जीतेंगी। लेकिन जैसे उस रात कमल पूर्णिमा की रात थी और लोगों का कहना था कि आज रात तो भेड़िया सुबह 6 बजे तक अपने रूप में रहेगा, तो ये हमारे शिकारियों के लिए बहुत अच्छी बात थी। तो उन्होंने अपना जाल वगैरह सब लगा कर, तो हमारे शिकारियों ने सारा जाल वगैरह लगाकर ठीक से बंदोबस्त करके रखा। हमारे शिकारियों ने बहुत देर तक राह देखी, तब जाके उन्हें सुबह के 5 या 5:30 बजे उस भेड़िए की हालचाल नजर आई। उन्होंने जैसे जाल गिराया वो भेड़िया जाल में फंसने ही वाला था कि दूसरे जो टीम वाले बुलाए गए थे उन्होंने अंधाधुंध उस पर गोलियों से फायर करनी शुरू कर दी, जिस वजह से भेड़िया हमारी टीम वालों के जाल में ना फंसते हुए उन्हीं पर दौड़ गया। और वहाँ के उस दो टीम वालों मतलब दूसरे टीम वालों के, मतलब कि सरपंच जी के टीम वालों को बुरी तरीके से नोच नोच के फाड़ के रख दिया। किसी के गर्दन अलग, कोई कमर से अलग, किसी का हाथ पैर अलग, या तो उसने जिनके सर चबाए थे उनकी आंखें और जीभ दांत भी पूरे बाहर टूट के गिरे हुए थे। मतलब इतना गंदा प्रहार था उसका। यह सब देखकर हमारे सबके हक्के बक्के और हम सब डर के मारे चौल उठे। दूसरे दिन जब उन शिकारियों ने बहुत छानबीन की तो उन शिकारियों ने कहा था कि आपके गांव में ही ढूंढो किसी
एक लड़का है जिसके लड़का हो या लड़की, औरत हो या बूढ़ा या फिर जवान आदमी हो, इन्हीं में से किसी के शरीर पर अगर कोई घाव के निशान मिले तो हमें जल्दी से इन्फॉर्म कर दो। तभी वही के सरपंच जी का जो बेटा था, उसके पूरे शरीर पर हम लोगों को घाव नजर आए। जैसे कि उसके शरीर पर किसी बहुत सारे चोटों के निशान थे, तो वह बच्चा भी समझ गया कि वही रात को भेड़िया मानव बनकर लोगों को चखने का आनंद ले रहा था। ये सब उसे समझते ही उसने कहा कि पिताजी, आप ही मुझे मार दो। लेकिन नहीं, वो एक लड़की से प्यार भी करता था। और एक दिन जब उसे शिकारियों को ये बातें पता चली तो शिकारी जल्दी से उसके घर गए और उसे कहा, देखो तुम डरो मत, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। लेकिन सरपंच जी के बेटे ने कहा, नहीं, आप मुझे मार दो, नहीं तो ना जाने मेरे हाथों से कितने लोग मरेंगे। लेकिन शिकारी बहुत बड़े दिल वाले थे। उन्होंने कहा, नहीं, इसका कोई ना कोई इलाज जरूर होगा। तो उसने कहा, नहीं, क्योंकि मेरे जो पापा है सरपंच जी, उनके पापा को एक भेड़िया मानव ने काटा था, लेकिन उस डीएनए का फर्क मेरे पापा पे नहीं पड़ा और उनके पापा से मुझ में कैसे आया ये मुझे आज भी पता नहीं है। और ना ही मुझे पता था कि मैं रात में भेड़िया मानव बन जाता हूँ और आज तक मेरी वजह से बहुत लोगों की जानें गई है। इतना कहकर वहाँ से शिकारी भी चले गए। और दूसरी रात जब पूर्णिमा थी, उस दिन भी वो भेड़िया मानव बन गया और उसे ये भी पता नहीं रहा कि शिकारी कौन थे और वो क्या करने वाले हैं और उन्होंने उनके साथ अच्छा किया या बुरा, वो कुछ नहीं जानता। उसे बस एक ही पता होता था कि मुझे इंसानों को मारना है। वो जैसे ही उन शिकारियों की तरफ बढ़ा, उन शिकारियों ने उस पर बेधुंद गोलियां मारनी शुरू कर दी, लेकिन वो वहां से भी बचा। तब बात तो तब हुई जब उसी का प्रेमिका उसके सामने आ गई, मतलब कि वो एक लड़की थी। उसे देखते ही उस भेड़िए को क्या हुआ ना जाने, लेकिन वो भेड़िया एक ही जगह पर बैठकर रोने लगा। भेड़िया को रोते हुए देख शिकारी उसकी जल्दी पास गए और उसको पूरे लोखंड की सकलियों से बांध दिया। उस भेड़िया ने भी उसे कुछ नहीं किया, लेकिन ना जाने क्यों एक प्यार के सामने भेड़िया फिर से झुक गया। और उस दिन भेड़िया झुकने पर वहाँ पर पड़े हुए मशीन गन्स और अन्य बंदूकों से उसे भून दिया गया। लेकिन भेड़िया ने कभी अपनी आंखों के रुकते हुए आंसू इतने बड़े थे कि उस नीचे जो आग लगी थी वो उसके आंसुओं से बूझ रही थी। इतना सब देखकर वहाँ के शिकारियों को भी रोना आ गया, लेकिन आखिर लोगों की जान बचाने के लिए उन्होंने उसे जान से मार ही दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की आखिरी कहानी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती है तो आप भी मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, या आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आप मुझे इंस्टाग्राम पर कहानी भेज सकते हो। मेरी आईडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय। वेट करिए कल की कहानी का।